जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। जिसमें अभी तक हमने वैश्वीकरण के हर पक्ष को समझ लिया है। आज हम चल रहे हैं वैश्वीकरण के उस पक्ष को समझने जिसमें वैश्वीकरण का विरोध है। दुनिया के बहुत से देश, बहुत से लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने आपको बताया है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जितना वैश्वीकरण का लाभ है उतना ही वैश्वीकरण से नुकसान भी है, हानि भी है। तो इसीलिए वैश्वीकरण का विरोध भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं। मैंने बताया था आपको कि वैश्वीकरण से एक देश को 70% लाभ हो रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को सिर्फ 30% लाभ हो रहा है। दुनिया पर एक संस्कृति को थोपा जा रहा है। दुनिया एक संस्कृति के अनुसार ढलती चली जा रही है, जो कि दुनिया के लिए सही नहीं है। दुनिया में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी पर प्रहार किया जा रहा है, और उस डाइवर्सिटी पे अगर प्रहार होगा तो ये जो सुंदरता है, भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है दुनिया में, वो देखने को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में डाइवर्सिटी बनी रहे, और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने का काम कहीं ना कहीं हमारा भी है। कमाई के चक्कर में हर चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए, हर चीज को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी चीजों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वस्त्रों को, अपने भोजन को, अपने त्योहारों को उतना ही महत्व दें जितना कि हम बाहर वाली चीजों को महत्व दे रहे हैं। हमें अपनी चीजों को नहीं भूलना किसी भी कीमत पर, और अगर हम भूल रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी पहचान खो रहे हैं। अगर भारत में दिवाली नहीं मनाई जाएगी तो फिर कहां मनाई जाएगी, बताओ मुझे। दिवाली का मतलब भारत है। अगर किसी के मन में दिवाली नाम का कोई त्योहार या फेस्टिवल आता है तो उसके मन में कौन सा देश आता है? भारत आता है। अगर किसी के मन में गुरु पर्व आता है या गुरु नानक जयंती आती है तो उसके मन में क्या आता है? भारत आता है। भारत का पंजाब आता है, भारत के सिख आते हैं, भारत के गुरुद्वारे आते हैं, है ना। अब जब ईद आती है तो ईद का संबंध आपके अरब देशों से, भारत से भी है, लेकिन अरब का वो प्रमुख त्योहार है, हमारा उतना नहीं है। फिर भी हमारे देश में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं तो हमारे देश में भी मनाया जाता है। तो हमें अपने न वस्त्र भूलने हैं, न हमें अपनी संस्कृति। तो आइए आज चल रहे हैं हम ये जानने कि दुनिया के बहुत से देश वैश्वीकरण का प्रतिरोध, विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है उनके विरोध का। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं क्या है प्रतिरोध के कारण। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। बहुत बहस हो सकती है इस पे, जितनी कर सको उतनी कम। हर मुद्दे से इस पर बहस की जा सकती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, आप धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी, आपके धर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है इसका। आज आप देखिए, आप गले में कुछ और टांग रखे होते हैं और कहीं और जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हमेशा गले में क्रॉस टंगा रहता है ना, फैशन के तौर पर। वो फैशन का सिंबल नहीं है, पहली बात तो वो धार्मिक सिंबल है। समझ में आई बात? तो धर्म को धर्म ही रहने देना, हम उसे ज्यादा अपने फैशन के साथ ना इंक्लूड करें तो ज्यादा बेहतर है। सुनना आगे। और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? वामपंथी जो लोग हैं उनकी, वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। जो वामपंथी, जो हिंसा में बिलीव करते हैं और अपना हक मांगने में विश्वास रखते हैं, वामपंथी वो लोग होते हैं जो हिंसा के माध्यम से अपना हक मांगने का, हक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें वामपंथी कहा जाता है। ठीक है। तो ये लोग मानते हैं कि इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार के पूंजीवाद को दुनिया पर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, जिसमें अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। गरीब के संसाधनों को उससे छीना जा रहा है और अमीर उन संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा धन कमा रहा है, जो कि सरासर अन्याय और नाइंसाफी है।
सरासर अन्याय और नाइंसाफी का प्रतीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? सच्ची? चलो, जो धनिकों को और ज्यादा धनी और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। ये मानते हैं कि राज्य कमजोर हो रहा है, अर्थात सरकार अपने दायित्वों से अपने आप को पीछे हटा रही है, जिससे कि गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है। गरीब किसके ऊपर निर्भर है? गरीब सरकार के ऊपर निर्भर। और अगर सरकार ही अपनी जिम्मेदारियों से हट जाएगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कौन बनाएगा? और आज आप देख रहे हैं कि आज एक जो गुणवत्ता होती है शिक्षा की, उस गुणवत्ता में सरकारी स्कूल नहीं टिक रहे। और भाई गुणवत्ता तो चाहिए ही चाहिए ना। इस जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो आपको गुणवत्तावान भोजन, गुणवत्तावान शिक्षा चाहिए ही चाहिए। बिना गुणवत्ता के तो कुछ है ही नहीं। तो आज आप देख रहे हैं, अपने ही देश में देखिए ना आप, कि आपके सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता कितनी गिर गई है, कितनी गिर रही। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं आपको। आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भारत के अन्य सरकारी स्कूलों से कंपेयर मत कीजिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल लाख गुना, फिर से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब का भी तो नहीं बता सकता मैं, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से लाख गुना अच्छा है दिल्ली का सरकारी स्कूल। समझ में आई बात? दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इन राज्यों के सरकारी स्कूलों से कंपेयर मत करिएगा। और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति तो और बद से बदतर है। तो वहां के बच्चों को क्या वही गुणवत्तावान शिक्षा मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए? उन्हें भी, वो गरीब होते हुए भी उन्हें भी पूंजीवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखो, जब भी कोई प्राइवेट स्कूल खुलेगा तो वो बिना प्रॉफिट के तो चलेगा नहीं। उनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की। तो यही बात मैंने बताई। वामपंथियों का सीधा सीधा वैश्वीकरण पर यह आरोप है कि वैश्वीकरण के कारण अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और राज्य सरकार अर्थात वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जिन कामों को करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए वो काम सरकार नहीं कर रही है, जो कि सरासर अन्याय है गरीबों के साथ। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनका आर्थिक उतना नहीं है, उनका सांस्कृतिक स्तर पर ज्यादा मानना है कि लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, लोग ज्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, लोग अपने वस्त्र, अपने भोजन, अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, जो कि सरासर क्या है? सरासर गलत है उस देश की संस्कृति और उस देश की सभ्यता के लिए। लोगों को कदापि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये दक्षिणपंथी लोग कह रहे हैं। वो वैश्वीकरण का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, उसके सांस्कृतिक पहलू पर ज्यादा विरोध कर रहे हैं उसका। ठीक है, वो मानते हैं कि कुछ चीजों में संरक्षणवाद की नीति फिर से अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को बचाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई? आगे सुनिए। यहां हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी करते हैं और
अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण की किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। लोग पूरी तरीके से वैश्वीकरण का विरोध नहीं कर रहे, वैश्वीकरण के एक कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश का डोमिनेंस बढ़ रहा है ना, उस चीज का विरोध कर रहे हैं लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग वैश्वीकरण के उस चीज का विरोध कर रहे हैं जिसके माध्यम से सिर्फ एक देश को प्राथमिकता मिल रही है, उस चीज का विरोध है। आप अगर सबको समान मौका देते तो इसका विरोध कदापि नहीं होता, लेकिन समान मौका कहां मिल रहा है? समान मौका क्या अमेरिकन लोग दूसरे देशों की संस्कृतियों को अपना रहे हैं? वो तो अपनी संस्कृति को दूसरों पे थोप रहे हैं, और इच्छा से थोप रहे हैं, जबरदस्ती नहीं थोप रहे, इच्छा से। और वो इच्छा कैसे बनाई जा रही है? वो इच्छा विज्ञापन के माध्यम से बनाई जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप ना चाहते हुए भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप आकर्षित हो रहे हैं उनसे। समझ में आई बात? ना चाहते हुए भी आईफोन का एडवर्टाइजमेंट इतना बढ़िया रहता है ना कि आप ना चाहते हुए भी ये मान लेते हैं कि आईफोन इज द बेस्ट फोन फॉर कैमरा, फॉर सिक्योरिटी, हर चीज में उत्तम है। आप मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और बैटरी ड्रेन बहुत तेजी से करती है इसकी। 1 साल बाद इसकी बैटरी ड्रेनिंग देखो तो पता चल जाएगा कि आईफोन कितना अच्छा फोन है। ठीक है, तो हर चीज के ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा नहीं। 1999 में सियालेट में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। विरोधी यूं का तर्क था कि उदयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है, जो कि सच है, ये गलत नहीं है। विकासशील देशों को उस प्रकार से इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से उन्हें मिलना चाहिए। जैसा उनका हक है वैसा उन्हें कदापि नहीं मिला। नवीन उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक बंबई में हुई थी। इसकी 7वीं बैठक नैरोबी केनिया में जनवरी 2007 में हुई है। तो जो लोग देखो, एक वर्ल्ड सोशल फोरम बना है जिसके माध्यम से उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। मतलब संगठन बन गए हैं, और संगठन बनने के बाद कितना बढ़िया काम करते हैं किसी को नहीं पता, कुछ नहीं हो पाता। और अमेरिका के पैसे के आगे दुनिया के बड़े बड़े संगठन फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े देश फेल हो जाते हैं तो संगठन की क्या औकात। अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है और इस डोमिनेंस को कोई नाकार नहीं सकता। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और आप देखिए इनके चुनाव की चर्चा कितनी थी, बहुत ही ज्यादा थी। आपके देश के चुनाव के मुद्दे इनके चुनाव के मुद्दों के आगे फेड हो चुके हैं। आपके देश में भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आपके देश के चुनाव के मुद्दे फेड होकर अमेरिका का चुनाव भारत में भी डोमिनेट कर रहा था। तो ये बताता है कि अमेरिका अपने आप में एक अलग ताकत रखता है हर मामले में। समझ में आई बात? और अब आप देखिए, आपका जो एक्स है, एक्स जैसे पहले ट्विटर कहा जाता था, अब उसके स्थितियां बदल रही हैं। अब उसका डोमिनेंस बढ़ेगा अमेरिका की पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो अप करेगा, बहुत तेजी से। अब आते हैं भारत में वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार से हो रहा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। भारत में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो रहा। तभी तो बंबई में बैठक हुई है ना, किसकी?
किसकी हुई है बैठक? विश्व वर्ल्ड सोशल फोरम की, है ना। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ। मतलब ये लोग पैसा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो भारत में भी बड़े स्तर पर इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा इसको तो मैं आज नहीं बता सकता, लेकिन विरोध जरूर हो रहा है। भारत में जो वामपंथी दल है, जो किसान संगठन है, जो मजदूर संगठन है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश करने पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसको इससे बेनिफिट मिलता है, मोटा चंदा मिलता है, मोटा इन्वेस्टमेंट भी आता है देश में और इससे रोजगार भी आता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनको बुलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमें भी बूस्ट चाहिए, हमें भी इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए। बिना इकोनॉमिक बूस्ट के हम अमेरिका या किसी भी विकसित देश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और हमें अपने देश के लोगों को भी आगे बढ़ाना है और दुनिया के साथ कनेक्ट रखना है, तो हमें आर्थिक प्रगति चाहिए ही चाहिए। बिना आर्थिक प्रगति के हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्तर को हम प्राप्त करना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो विरोध तो है, लेकिन उस विरोध का वो प्रभाव नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए, ये इंडिविजुअली हमें खुद करना पड़ेगा कि हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, हम ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड्स को खरीदें, अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसके लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा, हमें लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा कि आप अपने देश की चीज खरीदेंगे तो आपका पैसा आपके देश में रहेगा और वो पैसा देश के विकास में लगेगा। ये समझाना पड़ेगा हमें अपनी देश की जनता को। हम दूसरे देश की कंपनियों पर बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें भी तो अपने देश की चीजें बाहर बेचनी है ना। अगर हमारी चीजें नहीं बिकेंगी तो हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी कैसे आएगी? तो हमें अपने देश की जनता को यह समझाना पड़ेगा कि दो पैसे की मतलब कम में मिल रहा है तो चीन के सामान को आप खरीद लें, ये कदापि उचित नहीं। आप अपने देश की चीज को खरीदें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार आपके देश के लोगों को, आपके देश के नागरिकों को मिलेगा। ये हमें समझाना पड़ेगा, इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे, और ये सरकार नहीं चला सकती, सरकार ऐसे कैंपेन्स नहीं चला सकती, इसे इंडिविजुअली हमें खुद चलाना पड़ेगा। समझ में आई बात? वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। अब बजरंग दल है ना विरोध करने के लिए, किसका? वैलेंटाइन डे का। बजरंग दल है, हिंदू संगठन से है ना, वो इसका विरोध करने के लिए मौजूद है, वो कर भी रहे हैं, वो खुद चाहे प्रेम करे, लेकिन उस दिन तो वो प्रेम विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, इसके लिए सरकार अपने आप को इंक्लूड नहीं कर सकती, इसके लिए हमें खुद इंडिविजुअली खुद सोचना पड़ेगा और खुद इसके विरोध में काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसा बजरंग दल करता है वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। आप प्रेम विरोधी नहीं हो सकते, आप अमेरिका की संस्कृति विरोधी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम विरोधी कदापि ना बने आप, ये मैं चाहता हूं। तो ठीक है, ये भारत में भी इसका विरोध चल रहा है, लेकिन क्या उतना प्रभावी है? आप खुद देखिए, हमारे ऊपर भी किसका प्रभाव दिख रहा है आपको, ये आप भी बखूबी जानते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये सोचने का विषय बहुत है और इस पे सोचा जाना चाहिए। मैं मानता हूं इस पे जितना सोचा जाए उतना कम है, और ज्यादा से ज्यादा हमें आगे बढ़कर आना चाहिए
और हमें अपने देश की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज करके उन्हें खरीदना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय आपका यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।